फिर 4 अटेम्प्ट दिए और मैं तो दे देता हूँ, ठीक है ना। मेरी पढ़ाई के बारे में कहूँ तो मैं अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार पूरा था। अगर मुझे याद है मैं याद करता था और मतलब खुद के प्रति पूरा ईमानदार था। कोई मुझे देखे नहीं देखे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछला टेस्ट से अगला टेस्ट में अच्छे नंबर लाना मेरा पहला ऑब्जेक्टिव रहता था। और मैं हर बार अपने नोट्स बनाता था खुद के, ताकि मुझे रिवीजन करने में बहुत हेल्प हो। एक जैसे मान लो किसी किताब है, इतनी किताब को हम तो घंटे में रिवाइज कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए देखिए आपके किताब में ही दे रखा है कि हर पाठ के पीछे उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। आप देखोगे कि उस महत्वपूर्ण बिंदु का सार है, वो पूरे पाठ का रिवीजन थे। जैसे इसमें उदाहरण हटा दिए, वो तो मेन कंसेप्ट था वो लिख लिया, है ना। विमाएं पढ़ी तो विमाएं फिजिक्स में एलएमटी लिख ली कि क्या क्या है। न्यूटन के गति के नियम देखे तो वो तीनों लॉज लिख लिए, एग्जांपल उसमें से हटा दिए। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भागो ना, कि ये चीज है तो क्यों है, उदाहरण उसके 1000 मिल जाएंगे। इस फिलॉसफी को मैं हमेशा से लेकर के चलाता हूं। आपकी कौन सी रैंक रहती है ओम प्रकाश जी, बताइए। मेरी रहती है 15 और 14 की लगभग। अच्छा, हर बार टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं? आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? सर सब्जेक्ट तो पसंदीदा तो ऐसे देखे तो फिजिक्स है, पर टाइम तो सबको बराबर देना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स पसंदीदा इसलिए वो जल्दी से समझ में आता है और तब से ऐसा लगता है कि ये नहीं है। ऐसा कौन सा है? ऐसा तो सर अब थोड़ा बायोलॉजी है ना, उसमें थोड़ा मतलब कभी कभी पढ़ते हैं ना, फिर भी 1-2 दिन में भूल जाते हैं। भूल जाने का कारण है कि आप उनको रिवीजन नहीं करते। देखिए आप 11th में हैं या 12th में? 11th में। 11th में अभी पहली बार बायो पढ़ रहे हैं और 11th में इतना एकदम से नया सब्जेक्ट आ जाता है जैसा 10th में था नहीं। चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे फिजिक्स की बात करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो, एकदम से हमारे लिए नया सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा। तो पहले 2-3-4 महीने तो हमें ये पता लगने में लग जाता है कि ये है क्या, मतलब क्या है ये। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं। फिर ऊपर से तो आजकल के पढ़ाई में तो टर्म सारे इंग्लिश में यूज होती है, उससे भी नहीं घबराना, वो आपके लिए बहुत मददगार रहने वाली है। शुरू में डर लगेगा इंग्लिश के टर्म से, लेकिन बाद में बहुत मददगार रहने वाली है इंग्लिश के टर्म। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। बायो से भी, बायो में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, और फिजिक्स आप अच्छा कर ही लोगे। सर अगला प्रश्न ये है कि अगर हम नीट क्लियर कर लेते हैं तो आगे हम क्या यूपीएससी में या आरएस की तैयारी कर सकते हैं? अगर बाबा कुछ भी कर सकते हैं, आप नीट क्लियर करने तक ही सोचे फिलहाल। 720 नंबर की जो नीट होती है ना, उसमें आप 600 प्लस नंबर कैसे लाए, फिलहाल इतना ही करें। जब बात डॉक्टर यूपीएससी करने वाले में से 60-70 परसेंटेज तो डॉक्टर और आईआईटी होते हैं, 70 से 80 परसेंटेज वाले। तो आप यूपीएससी बिल्कुल फोड़ कर नहीं फोड़ सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ओके, थैंक यू। कोई और? हाँ, अगले क्वेश्चन के लिए रामचंद्र। फॉर कंटेंट की है, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी, बताइए इतना प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि सर मैं कंटेंट पूरा नहीं पढ़ रहा था, मेरी स्पीड कैसे बढ़ाए सर? पूरा कैसे नहीं पढ़ पाते, मैं समझा नहीं। 2 घंटे पढ़ पाते हो, उसके बाद नहीं पढ़ पाते, या एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ पाते? नहीं, हमको एक चैप्टर देते हैं वो भी मैं पेपर भी क्लियर नहीं कर पाता हूँ, पूरा पेपर होता नहीं है। क्यों, कोई और काम होता है? क्रिकेट खेल? नहीं, और काम कुछ नहीं होता, फिर भी नहीं होता है। जल्दबाजी में मत करो ना, फिर करो। तो मान लो आप कोई छोटा चैप्टर या बड़ा चैप्टर पढ़ना है ना, तो ये प्रण करो, ये अपने आप से संकल्प करो, क्योंकि आपको बड़ा सा बदलाव करना ऐसा मुश्किल होता है ना। बदलाव आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की चीज है, और बदलाव थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाद में आपकी आदत बन जाएगी। अब शुरू में मुश्किल है, तो उसके लिए हल देखते हैं क्या होता है। शुरू में खुद से करो, आज एक कभी पूरा नहीं, पूरा कर दो। और ऐसा कर एक दिन कर लोगे तो आपको तो कई लड़के तो सर बड़ी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मुझसे स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो जो कई लड़के कर लेते हैं उनके अभ्यास कितना हुआ होगा? अभ्यास मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन स्पीड नहीं बढ़
दिया। ओके, अभ्यास के बाद फिर हो जाए। ओके सर, थैंक यू। अभी घबराना नहीं है कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, बस आपके क्लास में कमी है, आप कुछ इसमें उतनी कर पाए, लेकिन आप अभ्यास और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई आप 5 मिनट प्रैक्टिस, ठीक है? आपको लगते हैं 10 मिनट प्रैक्टिस करने में, तो आप 10 मिनट प्रैक्टिस करो। आप 5 उम्मीद करोगे कि मैं इतना जल्दी से सॉल्व करता हूँ, वो क्योंकि सब प्रकृति का अलग है, की कैपेसिटी अलग है, मेरी कैपेसिटी अलग है। मैं प्रश्न को 2 मिनट पढ़ करके हल कर लेता हूँ। हमारा अंतिम ध्येय क्या है? उस प्रश्न को सही करना, उस प्रश्न को सही करना। 2 मिनट लगते उस उत्तर आने, 10 मिनट 2 मिनट आना, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपकी तो बात पहले ऐसे होगी कि आप पूरा ही नहीं करते हो तो कितना ही होगा ही कैसे? मूल बात है आपका कॉन्सेप्ट, आपका चैप्टर, आपका सब्जेक्ट पूरा, मतलब पूरा होगा तो प्रैक्टिस आपकी बेहतर होगी। और कोई प्रश्न रामचंद्र जी बताइए, कोई और? क्या नाम है? वेद प्रकाश जी। चतुष्वर इतना बड़ा क्यों लगाया है? हैं? ठीक है, पर ये हमने आईब्रो से भी ऊपर क्यों चढ़ गई? चलो, सब और आपके साथ बताइए, कोई बात नहीं। आप इस चश्मे में बहुत अच्छे लग रहे हो, इसी चश्मे को कंटिन्यू करें, बड़ा मजा आ रहा है इस चश्मे के साथ आपको। अब बताओ आपका प्रश्न। आप आज समाज के लिए क्या करना चाहते हो? मैं समाज के लिए हर वो कुछ करना चाहता हूँ जो समाज चाहता है। रिवीजन का क्या महत्व है? इसका रिवीजन का सबसे ज्यादा महत्व यदि है तो रिवीजन का नहीं। देखिए, मैं मेरी बात बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। आप हमारे आरएस एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर तो आप पहले पढ़ के चले जाते हो, लेकिन दूसरा पेपर आपका होता है 2 बजे से 5 बजे। पहला पेपर 9 से 12 बजे तक 3 घंटा, वो भी आपको पूरा लिखना होता है, और दूसरा पेपर होता है 2 से 5 बजे तक। तो अब आपको टाइम कितना मिला? 12 बजे से 2 बजे तक, तो 2 घंटे टाइम मिले। उस 2 घंटे में आप कुछ खाना पीना भी है, 5-10 मिनट पहले पेपर के बाद बाहर आने में लग जाते हैं, और 5-10 मिनट दूसरे पेपर में जाने से पहले लग जाते हैं। कुल मिला के आपके पास टाइम बचता है वो 1.5 घंटा बचता है। 1.5 घंटे में आपको 4 सब्जेक्ट रिपीट करने हैं। 4 सब्जेक्ट की 16 किताबें पढ़ तो सकते नहीं हो, तो किसी 4 में से 2 सब्जेक्ट को पहले से अच्छा बना लो, 2 सब्जेक्ट के नोट्स बना लो, नोट्स को जल्दी से रिवाइज कर लो। रिपीटेड चीजें हमें एट ए टाइम में बहुत। एक उदाहरण से मैं बात बताऊं कि आपने एकलव्य का नाम सुना? महाभारत के समय एकलव्य भील था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य करना उसको शिक्षा इसलिए नहीं क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य केवल और केवल राजाओं के बच्चों को ही शिक्षा देते थे। तो एकलव्य बाद में अभ्यास से, अपने रिवीजन से, एकलव्य तीर चलाता, पहली बार में तीर निशाने पर लग जाता, तो क्या उसने अभ्यास छोड़ा? नहीं, फिर भी अभ्यास किया, और उसने इतना तीरंदाज बन गया कि वो द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन से भी बेस्ट तीरंदाज। एकलव्य बिल्कुल पिन पॉइंट पे तीर मार देता था, फिर भी उसने अभ्यास किया। अब आप कहोगे कि सर मुझे पता है 2 + 2 4 होते हैं, कैसे भी कर लो, 2 + 2 हर बार 4 ही होंगे, फिर भी मैं अभ्यास करता हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये विद्या भूल नहीं जाऊँ। 1 प्लस, फिर आप धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा 1 + 3 भी 4 होते हैं, 3 + 1 भी 4 होते हैं, यानी आप एक ही चीज को कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये हो अभ्यास, ये रिवीजन, ये महत्व है रिवीजन का। ओके रत्ना जी, गुड नाइट। कोई और? आपकी टोपी बड़ी प्यारी है, क्या नाम है? खुशबू। बताइए खुशबू, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये, आप मेडिकल फील्ड में क्यों नहीं गए, प्रशासनिक सेवा में क्यों? देखिए खुशबू, ऐसा है, इसके आप सच्चाई जानना चाहते हो क्या? हाँ, मैं 10वीं तक एक औसत स्टूडेंट था, मैंने किया,
मेरे दोस्तों की संगत ही ऐसी थी कि जो क्रिकेट में थे, मैं क्रिकेट का काफी शौकीन था। मेरे होमवर्क हुआ नहीं, मुझे केमिस्ट्री में शुरुआत में पढ़ाई गई कार्बनिक यौगिक और फिजिक्स में पढ़ाई गई एलएमटी, वो जो विमाएं होती है उसकी पहले टेस्ट तक मैंने ये मैथमेटिक्स वाला को रखा, फिर मैंने पूरी क्लास की तरफ पढ़ी। तो मेरी संगति गलत स्ट्रेस के साथ मैं मेडिकल लाइन में नहीं था, मैं जान लेकिन नहीं आ पाया। मैंने वो ग्रेजुएशन के बाद की सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो वो मतलब कह सकते हैं एक ऐसा मोड़ था जिसको बोलते मुझे अच्छे दोस्त मिलते तो मैं जरूर आईआईटी या मैथमेटिक्स के सेक्टर में जरूर कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं मिले, अच्छा मार्गदर्शन नहीं, तो मैंने केवल क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को दिया। ऐसा मैंने लिया नहीं, लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स कर लेता तो आज शायद आगे से बन सकता था। लेकिन चलो जो भी कभी खुशबू कोई मत। सर आपकी सफलता के पीछे सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मेरी माँ का। पापा का नहीं? इसका जैसे कि ये अपनी बहुत भूमिका, माँ की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हम माँ के थोड़े ज्यादा करीब होते हैं, ये पहला उनके लिए निकलता है। आगे सर आप और तैयारी कर नहीं, अभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, सर आप आने वालों को पढ़ा रहा हूँ। इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? मैं हमारे वीकेंड सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, छुट्टी रहती है, उन छुट्टी वीकेंड में मैं पढ़ा लेता हूँ। बाकी स्टूडियो लगा करके आप अपने दिन के बाद कभी भी पढ़ा सकते हैं, ऑफिस टाइम के बाद एक वीडियो तो बच्चों के लिए बना सकते हैं। मैंने आज एक वीडियो YouTube पे डाला है कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक क्यों मनाते हैं। अच्छा, आप सभी सुनना चाहोगे कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक क्यों मनाते हैं? कहानी सुनना चाहोगे? यस। देखिए मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ। हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो संविधान जिसके अनुसार देश चलता है, वो संविधान बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आप सबने ये पढ़ा होगा कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 68 दिन का समय लगा। तो वो शुरू होता है 9 दिसंबर 1946 को, दिसंबर 9 और 1946 को। वहां से लेकर के 2 वर्ष 12 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ये हम प्रस्तावना के पीछे देखते हुए कि हम 26 नवंबर को इस स्थिति को हम इसको संविधान को आत्मर्पित, तो फिर हम 2 महीने क्यों रुके भाई? 26 जनवरी 1950 को हमने लागू क्यों की? इसके पीछे कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि जब हम आजाद नहीं थे तब 31 दिसंबर 1929 को जब हमारा पंजाब प्रांत था जो पाकिस्तान में चला गया है, उसकी राजधानी थी लाहौर, और लाहौर में एक नदी बहती रावी नदी। रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में हमने ये संकल्प लिया कि हम आने वाली 26 जनवरी से प्रतिवर्ष हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और तिरंगा तब पहली बार फहराया था। समझ में आ रही बात? तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और तब से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि 26 जनवरी 1947 तक हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। उस तिथि की इतनी इंपॉर्टेंस थी भारतीय जनमानस में, और वो 2 महीने बाद आने वाली थी, इसलिए हम 2 महीने रुके। संविधान बनने के बाद भी 2 महीने रुके, और 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे देश का संविधान लागू की, जबकि बनकर के तो 2 महीने पहले ही तैयार हो गया। ये थी कहानी, और इसके लिए मैंने 1 मिनट का आज का शॉर्ट्स भी बनाया है। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। कोई और भी अभ्यर्थी हैं? दिनेश बाम्बू आ जाओ। चलिए, आज का अंतिम बच्चे को बुला, किसी को सौंगा जी। आजा जी बाम्बू आजा। आए, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में? अच्छा, आपकी बायो है या मैथ्स? बायो। सब बायो वाले बच्चे हैं? ओके, सारे डॉक्टर हैं। बताइए दिनेश जी। आप
आपका चौथे प्रयास में आपको सफलता मिली, आप उस बाकी सफलता नहीं मिली तो आप देखिए चौथा प्रयास तो अभी होना है, अभी इंटरव्यू कौन हुआ पेपर के, तीसरे प्रयास में मुझे तो पता। पहले 2 प्रयास में मैं अपने टारगेट के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं था, क्योंकि मैं एक जॉब में था और टीचर की जॉब में रहते हुए मैंने स्कूल के साथ पढ़ाई की, तो मैं पूरी तरह से समर्पित नहीं था। मैंने जितनी तैयारी करनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं की, यानी कि मैंने टेस्ट नहीं लिखा। आप लोग टेस्ट देते हो नहीं देते लगा था? मैंने पहले दोनों प्रयासों में कोई टेस्ट नहीं दिया, वो सबसे बड़ी गलती थी। मैंने दोनों प्रयासों में कोई नोट्स नहीं बनाए, वो बड़ी गलती थी। मैंने पहले दोनों प्रयासों में कोई रिवीजन नहीं किया, वो पूरी बड़ी गलती थी। मैंने पहले दोनों प्रयासों में पूरा पेपर अटेंड नहीं किया, वो दोनों गलती थी। इन सब गलतियों के कारण पहले दोनों प्रयासों में मेरा इंटरव्यू कॉल होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तीसरे प्रयास में मैंने पूरी छुट्टियां ली, सारे टेस्ट दिए, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। रिवीजन भी मैंने प्रॉपर किया, नोट्स भी अपने बनाए। और आप पढ़ते कैसे थे? मैं किताब बोल के आप अपना ऐसे टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? कोई टाइम टेबल नहीं था मेरा। टाइम टेबल ऐसे घंटों में नहीं था कि भाई मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा। मुझे टॉपिक पे था कि मुझे दिन के 4 पेपर पढ़ने हैं। 4 पेपर होते आरएस में, 4 पेपर मैं रोज पढ़ता था। आपको सुबह एक सब के लिए एक मैं महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज आप करके देखो तो भी आपको बहुत मजा भी आएगा। ठीक है दिनेश, आपका प्रश्न पूरा हो गया? नहीं, और बताइए। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? जिसमें सबसे कम नंबर आते थे वो अच्छा लगता था। क्योंकि उसी को सबसे अच्छा सुधारना, तो उसको अच्छा अपना प्रिय सब्जेक्ट बनाना पड़ता था। और उसमें ज्यादा नंबर आते थे, उसमें वो पिछले सब्जेक्ट की मेहनत होती थी। ठीक है, अब ओके नहीं जी, ठीक है आप गा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक चीज जो आप अब आज की मीटिंग का सार ये है, एक चीज करो, एक चीज ये करो। देखो इस मीटिंग लेने वाले आपको काफी लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग व्यूज बनाएंगे। आज अभी जाके सो रहे हो ना, तो आज जाके सोने से पहले कल का प्रोग्राम फिक्स कर लो। प्रोग्राम केवल पढ़ाई का फिक्स करो कि मुझे केमिस्ट्री में 5 नंबर 11 पूरा पढ़ना है। कल के लिए ना डायरी में लिख लो, अपने कॉपी में कहीं लिख लो। आज जाके सो तो कल के लिए लिख लो। भले ही आप फिजिक्स के 2 पेज लिखो, मैं कह रहा हूँ 1 पेज से शुरुआत करो, बढ़िया रहेगा, वो पूरा होगा, आपको आत्मविश्वास रहेगा। फिजिक्स का 1 पेज, बॉटनी का 1 पेज, जूलॉजी का 1 पेज, केमिस्ट्री का 1 पेज। 1 पेज का मैं कह रहा हूँ आप 2-2.5 से अपना शुरू करो, और अगले दिन उसको पूरा नहीं करो तब तक सो नहीं। देखना आपके नंबर कैसे नहीं आएंगे। ठीक है ना? आज सो, कल का प्लान लिख करके सो। प्लान सिर्फ पढ़ाई का, और एक्स्ट्रा प्लान नहीं। ऐसा नहीं कि डायरी पे लिखा सुबह 4 बजे उठना है, फिर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना है, 5 बजे से पढ़ने बैठना, 7 बजे तक। ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ, ऐसा टाइम टेबल आपके फ्लॉप हो जाते हैं। केवल पढ़ाई का बनाओ कि मुझे पूरे दिन में जो सर पढ़ाएंगे उसके अलावा मेरी तरफ से यही करना है कि मुझे केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है। भले ही हो सकता है कि वो आपकी क्लास का रिवीजन हो, है ना, पिछले दिन पढ़ाया हुआ पूरा याद हो, वो आप अपने स्तर पे कर सकते हो। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट का 4 सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, चारों सब्जेक्ट का आपको लिख करके सोना। पूरा नहीं होते तब तक सोना नहीं है, और फिर सोने से फिर पहले तो फिर लिख के सोना है। ये काम करोगे? यस। 15 दिन के बाद फिर से आपकी जूम मीटिंग ली जाएगी। यस। ठीक है? यस। ओके।